सभी मित्रों को नमस्कार। मेरा नाम है दुष्यंत सिंह और हम यूपी पीसीएस प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए घटना चक्र आई दृष्टि करंट अफेयर्स मैगजीन का रिवीजन कर रहे हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर से जुड़े हुए जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं उनको हमने पहले ही कंप्लीट कर लिया है। इस मैगजीन का संक्षिप्तियों वाला जो पोर्शन है वो गतिमान है और आज की इस वीडियो के साथ ही आपकी संक्षिप्तियां भी यहाँ से समाप्त हो जाएंगी। 2 से 3 वीडियो और आने हैं इस पर क्योंकि आर्थिकी वाला पोर्शन बचा हुआ है और आर्थिकी वाले पोर्शन को मैंने पीछे की तरफ इसलिए रखा है क्योंकि आपको पता है कि नया बजट भी आ चुका है और बजट का जो डॉक्यूमेंट होता है वो अपने आप में काफ़ी बड़ा डॉक्यूमेंट होता है और उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका आपके एग्जाम से कोई ज़्यादा लेना देना नहीं होता। तो उसको मैं हैंड रिटन फॉर्म में तैयार कर रहा हूँ। जल्दी ही वो सारी चीज़ें आपको यहाँ से प्रोवाइड करा दी जाएंगी। 2 से 3 वीडियो बचे हैं, इसी के साथ आपकी पूरी मैगजीन का रिवीजन हो जाएगा। सिर्फ करंट अफेयर्स पढ़ने से काम नहीं चलेगा, ये बात आपको समझनी है क्योंकि करंट अफेयर्स के 30 से ज़्यादा प्रश्न आएंगे और उसमें से ज़्यादा प्रश्नों को आपको हल करना है, एक्यूरेसी के साथ में हल करना है। और एक्यूरेसी के साथ हम तभी प्रश्नों को टैकल कर पाएंगे जब हमने करंट अफेयर्स को बार बार पढ़ा होगा। ठीक है, एक बार पढ़ करके हम चले जाएंगे और हम ये सोचें कि सारे करंट अफेयर्स सही कराएं तो नहीं होगा। आप सिर्फ जो ऑप्शंस हैं उनमें उलझ कर रह जाएंगे। आप जो है डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि किसी भी प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो 2 से 3 बार मैं आपको ये एडवाइस देना चाहूँगा, 2 से 3 बार तो कम से कम आप इस मैगजीन को पढ़ करके जाएं। और रही बात फरवरी के करंट अफेयर्स की, आप में से काफ़ी मित्र कमेंट कर रहे थे, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। 5 मार्च से पहले पहले हालांकि ये जो घटना चक्र वाली बुक है इसका भी एक अपडेटेड जो है एडिशन आ चुका है, लेकिन मैं उसकी तरफ नहीं जाऊंगा। आप सिर्फ इसी मैगजीन को पढ़ें, यहाँ तक जितना भी मैं करा रहा हूँ आपको। इसके बाद में पूरी फरवरी का जो करंट अफेयर्स है उसकी एक वीडियो कंपाइलेशन वीडियो जो है फरवरी का करंट अफेयर होगा, जिसमें पूरा 1 फरवरी से लेकर 29 फरवरी तक का, वो मैं आपको 5 मार्च से पहले पहले यहाँ से प्रोवाइड करा दूंगा वीडियो के माध्यम से भी, और उसकी पीडीएफ भी जो है मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा। ठीक है, तो चिंता करने की कोई बात नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं पानसर तालाब के बारे में। रिवीजन हम कर रहे हैं, आपको पता है। तो रिवीजन किस तरीके से किया जाता है कि जो भी कोई न्यूज़ होती है, जो भी कोई खबर होती है, उसके कीवर्ड पर आपको फोकस करना है। यहाँ पे बात किसकी हो रही है? पानसर तालाब की हो रही है। पानसर तालाब का लोकार्पण कहाँ पे किया गया है? गुजरात के गांधीनगर के कलोल में। और किसके द्वारा किया गया है? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। ठीक है, तो पानसर तालाब गुजरात के गांधीनगर के कलोल में लोकार्पण हुआ है और अमित शाह के द्वारा लोकार्पण किया गया है। और पानसर जो है एक तीर्थ के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, ये जैनों से जुड़ा हुआ एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल भी है। इसके बाद में अगली न्यूज आती है, देश में जिला और तहसील अदालतों की पहली लाइव सुनवाई कहाँ पे हुई है? एमपी हाई कोर्ट में हुई है। लाइव सुनवाई कहाँ पे हुई है? एमपी हाई कोर्ट में हुई है। मुख्य न्यायाधीश कौन थे? रवि मलिमथ, इनका नाम याद रखेंगे। ठीक है, तो देश में जिला और तहसील अदालतों की पहली लाइव सुनवाई एमपी हाई कोर्ट में हुई। चीफ जस्टिस थे वहां के रवि मलिमथ। इसके बाद में प्रोजेक्ट प्रयास आता है। प्रोजेक्ट प्रयास जो है सबसे पहला, मतलब इस तरीके के जो प्रोजेक्ट होते हैं या कोई पहल होती है तो उसमें आपको एक दो चीज़ें अतिरिक्त याद रखनी है। क्या याद रखनी है? कि जैसे कोई भी पहल है या कोई भी प्रोजेक्ट है, वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया या किसकी साझेदारी में, एक से यानी एक से अधिक भी कोई संस्था हो सकती है, उनके द्वारा संयुक्त रूप से कोई प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाता है, कोई पहल लॉन्च की जाती है, तो उन संस्थाओं के नाम भी आपको याद रखने हैं। तो प्रोजेक्ट प्रयास के बारे में यहाँ पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम ये कहेंगे कि प्रोजेक्ट प्रयास जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन। ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन यानी आईओएम, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन। और इसके अलावा भारत सरकार का विदेश मंत्रालय, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन और भारत सरकार का विदेश मंत्रालय, इन दोनों की संयुक्त साझेदारी में ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। ठीक है, और किसके लिए ये प्रोजेक्ट जो है लॉन्च किया गया, क्या इसका उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य है भारतीय श्रमिकों और छात्रों के लिए सुरक्षित, व्यवस्थित और नियमित प्रवास की सुविधा जो है प्रदान करना। ठीक है, यानी युवा और जो कुशल पेशेवर होते हैं, स्किल्ड प्रोफेशनल्स जो होते हैं, उनके लिए नियमित और सहायता प्राप्त प्रवासन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रोजेक्ट प्रयास को स्टार्ट किया गया। किस किस के द्वारा? अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन और भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के द्वारा। मैं जहाँ जहाँ महत्वपूर्ण होगा आपको बताते चलूंगा, जिस चीज़ पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी उसको मैं बताते चलूंगा, उसको अपनी मैगजीन में आप टिक कर लीजिएगा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय कैमेलिड्स वर्ष, ये महत्वपूर्ण है, इसको याद रखेंगे। 2024 को जो है अंतर्राष्ट्रीय कैमेलिड्स वर्ष घोषित किया गया है। किसके द्वारा घोषित किया गया है? यूनाइटेड नेशंस के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा वर्ष 2024 को अंतर्राष्ट्रीय कैमेलिड्स वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। इसके बाद में आता है आपका JN1, ये भी महत्वपूर्ण है। JN1 क्या है? ये कोविड-19 के वायरस का नया वेरिएंट है। JN1 क्या है? कोविड-19 के वायरस का नया वेरिएंट है और
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इस वेरिएंट के संबंध में हाल ही में दिसंबर में जो है एक चेतावनी जारी की गई। ठीक है, इस वेरिएंट को ओमिक्रॉन के BA.2.86 के सब वेरिएंट के रूप में पहचाना गया है। याद क्या रखना है आपको, ये याद रखना है, ये प्रश्न जैसे अगर आपसे पूछा जाएगा तो किस तरीके से पूछा जाएगा कि निम्न में से किस वायरस के संबंध में हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा चेतावनी जारी की गई है, जो कि कोविड-19 का एक वेरिएंट है। तो ये है JN1। JN1 का नाम याद रखें, कीवर्ड पर फोकस करना है। ठीक है, पूरी कथा आपको याद नहीं रखनी है, कीवर्ड पे फोकस करना है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। जो भी सरकार के लक्ष्य होते हैं या जो भी टारगेट होते हैं आगामी 5 वर्ष के लिए, 10 वर्ष के लिए, 20 वर्ष के लिए, तो उनको विशेष रूप से आपको याद करके जाना है। तो वर्ष 2031-32 तक परमाणु ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा रखा गया है। तो इसमें याद क्या क्या करना है आपको, देखिए ये कब तक का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, कब तक का लक्ष्य रखा गया है, 2031-32 तक का, ये भी याद रखना है। ये किस चीज का लक्ष्य रखा गया है, जो हमारी वर्तमान में परमाणु ऊर्जा क्षमता है उसको बढ़ाने का लक्ष्य है। ठीक है, वर्तमान में हम जितना भी परमाणु एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको बढ़ा करके कितना करने का लक्ष्य रखा गया है, 22,480 मेगावाट करने का जो लक्ष्य है वो रखा गया है। वर्तमान में हमारी मौजूदा क्षमता कितनी है, 7,480 मेगावाट। यानी 2031-32 तक हमारी जो वर्तमान परमाणु ऊर्जा क्षमता है 7,480 मेगावाट, इससे इसको बढ़ा करके 22,480 मेगावाट करने का लक्ष्य जो है वो केंद्र सरकार ने रखा है। तो जो क्षमता है, वर्तमान क्षमता, ये भी याद रखेंगे कितना इसको बढ़ा करके करने का लक्ष्य रखा गया है, 22,480, और कब तक, 2031-32 तक। अगली न्यूज जो है वो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का एग्जाम है तो ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो ही जाता है। तो यूपी का पहला एडवांस्ड पीडियाट्रिक सेंटर, यूपी का पहला एडवांस पीडियाट्रिक सेंटर जो है ये कहाँ पर स्थापित करने की मंजूरी इसको मिली है, तो इसको स्थापित किया जाएगा SGPGI में, यानी संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट, संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट, संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान जो है, इसमें यूपी का पहला एडवांस पीडियाट्रिक सेंटर यानी उन्नत बाल चिकित्सा केंद्र स्थापित करने की मंजूरी दी गई है। SGPGI कहाँ पे है आपका, लखनऊ पे है। एनटीपीसी समूह जो है अब तक का सबसे तेज 300 बिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन जो है इसने हासिल किया है। और ये उपलब्धि जो इसने हासिल की है, यानी जो इससे पहला जो फाइनेंशियल ईयर था 2023-24 में, ठीक है, तो इसमें इसने 262 दिनों में ये जो उपलब्धि हासिल की है, 300 बिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन किया है मात्र कितने दिनों में, 262 दिनों में। और पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में ये 18 दिन कम है। ठीक है, तो मतलब इसको पढ़ लीजिएगा, जिस पर मैं केवल आपको बेसिक रीडिंग की बात कर रहा हूँ तो उसको बेसिक रूप से रीड करके जाइए। ठीक है, एनटीपीसी समूह याद रखेंगे, इसने 262 दिनों में 300 बिलियन यूनिट विद्युत का प्रोडक्शन किया है। और जहां पर मैं आपसे बोलूंगा ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है तो उसको थोड़ा सा विशेष रूप से आपको ज्यादा फोकस उस पर करना है। ठीक है, हो सके तो अपनी मैगजीन में उसको मार्क कर लीजिएगा। नोमा का नाम आता है। नोमा क्या है, सबसे पहले जानिए नोमा है क्या। नोमा जो है ये मुंह और चेहरे की एक गंभीर गैंग्रीनस बीमारी है। नोमा क्या है, मुंह और चेहरे की एक गैंग्रीनस बीमारी है, जो विशेष रूप से किस आयु वर्ग के बच्चों में होती है, जो 2 से 6 वर्ष की आयु के बीच होते हैं। गैंग्रीनस बीमारी जिसका नाम नोमा है, ये 2 से 6 वर्ष की आयु के बीच के जो कुपोषित बच्चे होते हैं उनको सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। इसको कैंक्रम ओरिस या गैंग्रीनस स्टोमाटाइटिस भी कहा जाता है। कैंक्रम ओरिस या गैंग्रीनस स्टोमाटाइटिस के नाम से भी इसको जाना जाता है। न्यूज क्या है, न्यूज ये है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस नोमा बीमारी को उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों की अपनी आधिकारिक सूची में यानी लिस्ट में शामिल करने की घोषणा की है। ठीक है, याद रखने की चीजें क्या है, नोमा, नोमा जो है ये बीमारी किससे रिलेटेड है, ये मुंह और चेहरे से रिलेटेड है। विशेष रूप से किस आयु वर्ग के बच्चों को होती है, जो 2 से 6 वर्ष के बीच के बच्चे होते हैं और कुपोषण से प्रभावित होते हैं। ठीक है, जिनको न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता, अत्यधिक गरीबी वाले क्षेत्रों में रहने वाले जो बच्चे हैं जिनको पर्याप्त न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता, उन बच्चों को ये नोमा बीमारी सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, ऑटोनोमस फ्लाइट विंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर, इसके बारे में बात करते हैं। तो ये है क्या, ऑटोनोमस फ्लाइट विंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर, ये क्या, ये मानव रहित विमान फ्लाइंग विंग है। ये क्या है, ये एक मानव रहित विमान फ्लाइंग विंग है। इसकी सफल उड़ान का परीक्षण किया गया है। ठीक है, और किसके द्वारा इसका विकास किया गया है, DRDO के द्वारा। ठीक है, और कहां पर इसका परीक्षण किया गया, कर्नाटक में स्थित चित्रदुर्ग एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज में। ठीक है, इतना याद रखना है। सूरत हवाई अड्डे को इंटरनेशनल पत्तन घोषित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति मिल चुकी है। इसके बारे में आपने पहले भी पढ़ा, जब अपने राष्ट्रीय जो करंट अफेयर्स पढ़े हैं उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो इसमें आपको
इस वाले यानी विविध वाले पोर्शन में कुछ ऐसी चीजें आपको मिल जाएंगी जिनको हम पूर्व में पढ़ चुके हैं। तो सूरत हवाई अड्डे के बारे में हमने पहले पढ़ा है, इसको इंटरनेशनल विमानपत्तन घोषित करने का प्रस्ताव जो है स्वीकृत कर लिया गया है। इसके बाद में आता है आपका आईएनएस तारमुगली। ठीक है, तो आईएनएस तारमुगली क्यों चर्चा में है, क्योंकि दिसंबर 2023 में इस नौसैन्य पोत को नौसैन्य डॉकयार्ड विशाखापत्तनम में एक समारोह आयोजित किया गया था, वहां पर ये शामिल किया गया है। ठीक है, आईएनएस तारमुगली। वर्ड ऑफ द ईयर, ये बहुत जरूरी है, वर्ड ऑफ द ईयर। अब क्योंकि इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन इसलिए होती है क्योंकि आपको पता है अलग अलग डिक्शनरीज के द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर अलग अलग वर्ड को चुना जाता है, घोषित किया जाता है। तो यहाँ पे 4 डिक्शनरीज के नाम दे रखे हैं, तो इनमें एक तरीके से कह सकते हैं कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि इस तरीके का प्रश्न जो है स्टेटमेंट के रूप में भी पूछा जा सकता है। आपको 3 से 4 स्टेटमेंट बना के दे देगा और इन्हीं में से किसी वर्ड को किसी दूसरी डिक्शनरी के साथ में इंटरचेंज कर देगा और आपसे पूछेगा निम्न में से कौन से कथन सही है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा विशेष रूप से इस पर ध्यान देना है आपको। कैम्ब्रिज डिक्शनरी, इसके द्वारा हेल्यूजिनेट को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया। कोलिन डिक्शनरी के द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई वर्ड को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया। मरियम वेबस्टर्स के द्वारा ऑथेंटिक वर्ड को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। और ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी इसके द्वारा रिज शब्द को जो है वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। 1 से 2 बार देखेंगे। अब मैं आपसे कह रहा था कि सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलेगा। आप अगर करंट अफेयर में ये सारी चीजें पढ़ करके जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा, जिस टाइम पर हम पढ़ते हैं हमको ऐसा लगता है कि हमें याद हो रहा है। जिस टाइम पर हम पढ़ रहे होते हैं किसी भी चीज को तो हमको ऐसा महसूस होता है कि हमको चीजें याद हो रही हैं, लेकिन वही चीजें जब हमसे पूछ ली जाती हैं तो कहीं ना कहीं हमारी जो बत्ती है वो गुल हो जाती है। तो जब आप इसको पढ़ करके निकल रहे होंगे तो आपको लगेगा कि भाई कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर कौन सा है, कोलिन डिक्शनरी का कौन सा है। तो ये सारी चीजें आपको ऐसी लगेंगी जैसे हमको याद हो रही हैं, लेकिन जैसे ही प्रश्न पत्र में आपके सामने आएगा इसी चीज से रिलेटेड, तो वहीं पर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। और ये कंफ्यूजन किसकी वजह से होगी? लैक ऑफ रिवीजन। जब आप इसको बार बार पढ़ के जाएंगे तो कहीं ना कहीं आप आश्वस्त होंगे कि हमारा सही उत्तर क्या है। तो इस वजह से कह रहा हूँ कि 2 से 3 बार आपको करंट अफेयर का रिवीजन जरूर करना है। एक आध बार आपने ये मैगजीन पढ़ ली होगी, एक बार मैं रिवीजन करा रहा हूँ और एग्जाम से 4-5 दिन पहले एक बार और देख लीजिएगा इसको बिल्कुल सरसरी निगाह से। ठीक है, विश्व का सबसे पुराना ज्ञात प्रांतीय किला ये कहाँ पे मिला है? विश्व का सबसे पुराना ज्ञात प्रांतीय किला ये कहाँ पे मिला है? साइबेरिया में मिला है। साइबेरिया में इसकी खोज की गई है और किस नदी के किनारे मिला है? अमनिया नदी के किनारे। साइबेरिया अमनिया नदी के किनारे विश्व का सबसे पुराना ज्ञात प्रांतीय किला जो है इसकी खोज की गई है। भारत की पहली जायरोकॉप्टर एयर सफारी सेवा उत्तराखंड के हरिद्वार में इसका सफल परीक्षण किया गया है। अक्टोसाइट याद रखेंगे, अक्टोसाइट एक टैबलेट का नाम है। अक्टोसाइट एक टैबलेट का नाम है, इंपॉर्टेंट है। जहां जहां इंपॉर्टेंट है, जहां जहां विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, मैं आपको बताते चल रहा हूँ। ठीक है, अक्टोसाइट क्या है? एक टैबलेट है और ये टैबलेट जो है किसके लिए विकसित की गई है? ये रेडियोथेरेपी से कैंसर रोगी जो अपना उपचार कराते हैं उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए इसका विकास किया गया, एक्टोसाइट टैबलेट। ठीक है, कैंसर रोगियों से रिलेटेड है। और किसके द्वारा इसको विकसित किया गया है? तो इसको परमाणु ऊर्जा विभाग के वैज्ञानिकों के द्वारा, इसके साथ साथ मैसर्स IDRS लैब्स प्राइवेट लिमिटेड बेंगलुरु, इन दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से एक्टोसाइट टैबलेट विकसित की गई है, जो कि रेडियोथेरेपी से उपचार कराने वाले कैंसर रोगियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से इसका विकास किया गया है। 1 करोड़वां विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र, ठीक है, महत्वपूर्ण है। 1 करोड़वां विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र ये किसको सौंपा गया है? तो ये है, नाम है इस बच्ची का वंशिका नंद किशोर माने। ठीक है, वंशिका नंद किशोर माने, ये 2 वर्ष की हैं और दिव्यांग बालिका हैं। इनको जो है 1 करोड़वां विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र सौंपा गया है केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार के द्वारा। ठीक है, तो नाम याद रखेंगे, वंशिका नंद किशोर माने, वंशिका नंद किशोर माने का नाम आपको याद रखना है। इसके बाद में विश्व की सबसे गहरी और सबसे बड़ी भूमिगत प्रयोगशाला, इसका परिचालन चाइना में प्रारंभ हुआ है। ये राष्ट्रीय करंट अफेयर्स में आपने पढ़ा था पहले भी। ठीक है, विश्व की सबसे गहरी और सबसे बड़ी अंडरग्राउंड लैब का परिचालन चीन के सिचुआन प्रांत के लियांगशांसी स्वायत्त प्रांत में जिनपिंग पर्वत के नीचे जो है इसका परिचालन प्रारंभ किया गया है। ये जिनपिंग पर्वत के नीचे सतह से 2400 मीटर नीचे बनाई गई है। विश्व का पहला 4थी पीढ़ी का परमाणु रिएक्टर भी जो है इसका परिचालन भी चाइना में प्रारंभ हुआ। ये चीज भी अपने राष्ट्रीय करंट अफेयर्स में पढ़ी है। ठीक है, इसके बाद में सूरत डायमंड बोर्ड्स आता है, इसके बारे में भी आप पढ़ चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा सूरत में निर्मित विश्व के सबसे बड़े कार्यालय परिसर का उद्घाटन किया गया सूरत डायमंड बोर्ड्स के नाम से। ठीक है, तो जो चीजें हम पहले पढ़ चुके हैं उस पर मैं ज्यादा ध्यान नहीं दूंगा क्योंकि हम कर रहे हैं रिवीजन। ठीक है, नम्मा कंबाला प्रतियोगिता, ये महत्वपूर्ण है, इसका नाम आप याद रखेंगे। नम्मा
कंबाला प्रतियोगिता, ये है क्या? नम्मा कंबाला प्रतियोगिता किससे जुड़ी हुई है? ये एक भैंस दौड़ प्रतियोगिता है। नम्मा कंबाला प्रतियोगिता एक भैंस दौड़ प्रतियोगिता है और ये कहाँ पे आयोजित की गई? ये बेंगलोर में आयोजित की गई। इतिहास में पहली बार इसका आयोजन बेंगलोर में हुआ है, पहली बार इसका आयोजन हुआ है, तो इस वजह से ये महत्वपूर्ण हो जाती है। नम्मा कंबाला प्रतियोगिता भैंस दौड़ प्रतियोगिता बेंगलोर में आयोजन, याद रखेंगे। इसके बाद में नेवल एंटी शिप मिसाइल, नेवल एंटी शिप मिसाइल भारतीय नौसेना यानी इंडियन नेवी और डीआरडीओ के द्वारा, इंडियन नेवी और डीआरडीओ के द्वारा इस स्वदेशी मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। और इसका परीक्षण किस हेलीकॉप्टर के द्वारा किया गया? तो उस हेलीकॉप्टर का नाम है सीकिंग 42B हेलीकॉप्टर। सीकिंग 42B हेलीकॉप्टर के द्वारा नेवल एंटी शिप मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। ठीक है। केरल का रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन, केरल का रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन जो है ये यूएनडब्ल्यूटीओ इसकी केस स्टडी की वैश्विक सूची में इसको शामिल किया गया है। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की केस स्टडीज की जो वैश्विक सूची है, ग्लोबल लिस्ट है, उसमें केरल के रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन को शामिल किया गया है। अंतरदेशीय मछली पालन, ये जो न्यूज है ये उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई है। अंतरदेशीय मछली पालन मतलब देश के अंदर या कह सकते हैं अपने क्षेत्र के अंतर्गत मछली पालन यानी मैदानी क्षेत्र में मछली पालन में शीर्ष राज्य का दर्जा जो है वो उत्तर प्रदेश को मिला है। हलाल ब्रांडों पर उत्पाद की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया है, ये भी उत्तर प्रदेश सरकार ने लगाया है। ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार ने लगाया है। तो जो खाद्य उत्पाद हैं या खाने पीने से जुड़ी हुई चीजें, उन पर भी जो है हलाल ब्रांड का जो बिक्री है उस पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई। इसके साथ साथ दवाओं से जुड़ी हुई जो चीजें हैं, ठीक है, मेडिकल क्षेत्र की जो चीजें हैं उन पर भी जो है बैन लगा दिया गया है। ठीक है। इसके बाद में आता है दुर्लभ धातु टैंटेलम की खोज, ये इंपॉर्टेंट है सब। दुर्लभ धातु टैंटलम, टैंटलम की खोज किसने करी है सर? ये करी है आईआईटी रोपड़ के शोधकर्ताओं ने। टैंटलम की खोज किसने करी है? आईआईटी रोपड़ के शोधकर्ताओं ने। और कहां पे करी है? पंजाब में सतलज नदी की रेत में। पंजाब में सतलज नदी की रेत में। इसका जो एटॉमिक नंबर है, परमाणु क्रमांक है, वो 73 है। टैंटलम का परमाणु क्रमांक 73। किसने इसकी खोज की? आईआईटी रोपड़ के शोधकर्ताओं ने। कहां पे करी? पंजाब के सतलज नदी की रेत में। इसके बाद में आता है आपका एक्सचिक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सचिक मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि चिकनगुनिया का नाम आपने सुना होगा। ये चिकनगुनिया की पहली वैक्सीन है। ठीक है। इस वैक्सीन को मंजूरी मिली है अमेरिकी खाद्य और औषधि प्रशासन के द्वारा, एफडीए के द्वारा। एक्सचिक नाम से ये जो है चिकनगुनिया की पहली वैक्सीन है, पहला टीका है जिसको मंजूरी प्रदान की गई है और इस वजह से ये महत्वपूर्ण हो जाता है। वैक्सीन जो है ये वल्नेवा ऑस्ट्रिया जीएमबीएच के द्वारा विकसित की गई है। ठीक है। और अमेरिकी खाद्य और औषधि प्रशासन के द्वारा इसको मंजूरी दी गई है। एक्सचिक का नाम याद रखेंगे, एक्सचिक चिकनगुनिया, एक्सचिक चिकनगुनिया। ठीक है। कीवर्ड पर थोड़ा सा फोकस करना है। चक्रवात मिथिली, चक्रवात मिथिली जो है ये कहां पर बना? ये बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना और कहां पे टकराया? बांग्लादेश के तट पे टकराया, जो इसका नाम है मिथिली। ठीक है। मालदीवियन भाषा में शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है विशाल वृक्ष। तो इसमें याद आपको ये रखना है कि मिथिली जो है किस तट से टकराया था? ये बांग्लादेश के तट से टकराया था। मिट्टी कैफे इंपॉर्टेंट है सर। मिट्टी कैफे, मिट्टी कैफे इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये इस तरीके का कैफे है जो कि पूर्ण रूप से दिव्यांग कर्मचारियों के द्वारा संचालित है। मिट्टी कैफे जो है ये पूर्ण रूप से दिव्यांग कर्मचारियों के द्वारा संचालित पहला कैफे है। और इसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? इसका उद्घाटन सुप्रीम कोर्ट के परिसर में किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के परिसर में उद्घाटन किया है मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ जी के द्वारा। ठीक है। पूर्णतः दिव्यांग कर्मचारियों द्वारा संचालित कैफे है मिट्टी कैफे। अमीनी क्या है? अमीनी के बारे में बात करते हैं। भारतीय नौसेना के द्वारा कट्टुपल्ली चेन्नई तमिलनाडु में लॉर्सन एंड ट्रूबो की पोत निर्माण सुविधा में यह पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान लॉन्च किया गया है। तो अमीनी क्या है? अमीनी एक पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान है। ठीक है। लॉन्च इसको हाल ही में किया गया है। कहां पर? कट्टुपल्ली चेन्नई तमिलनाडु में। विश्व का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर पढ़ चुके हैं, इसके बारे में राष्ट्रीय करंट अफेयर में हमने पढ़ा था। ये तेलंगाना में सिद्दीपेट जिले के बुरुगुपल्ली में इसका अनावरण किया गया है। विश्व का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर। प्राकृतिक पूंजी निधि, एशियाई विकास बैंक एडीबी और वैश्विक पर्यावरण सुविधा जीईएफ, इन दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से प्राकृतिक पूंजी नीति की शुरुआत की गई है। उत्तरकाशी सुरंग दुर्घटना, इसके बारे में आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, देखा भी होगा न्यूज़ वगैरह में। तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में सिलक्यारा बैंड बारकोड सुरंग। देखिए इस न्यूज में से आपको याद क्या क्या रखना है वो मैं आपको बताऊंगा। उत्तरकाशी सुरंग दुर्घटना के बारे में हम बात कर रहे हैं। सुरंग का नाम है सिलक्यारा बैंड बारकोड। इसमें क्या हुआ था? इसका जो एक निर्माणाधीन हिस्सा था
वो ढह गया था और उसमें कुछ मजदूर फंस गए थे। ठीक है, हालांकि जो है सभी मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया काफी मशक्कत के बाद में। तो उन मजदूरों को बाहर निकालने के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया, ठीक है, उन मजदूरों को बाहर निकालने के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया, उस ऑपरेशन का नाम क्या था? नाम था ऑपरेशन जिंदगी। ठीक है, पहला पॉइंट याद रखना है, सिलक्यारा बेंड बारकोड सुरंग इसका नाम है। इसमें से मजदूरों को बाहर निकालने के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया वो ऑपरेशन जिंदगी है। और जो बचाव अभियान चला था, ऑपरेशन जिंदगी चलाया गया था, इसमें एक ऑस्ट्रेलिया के टनलिंग एक्सपर्ट, ठीक है, टनल एक्सपर्ट थे, उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा था। उनका नाम क्या था? अर्नोल्ड डिक्स। ठीक है, अर्नोल्ड डिक्स। तो यह तीन चीजें याद रखनी है उत्तरकाशी सुरंग दुर्घटना से जुड़ी हुई, सिलक्यारा बेंड बारकोड सुरंग, ऑपरेशन जिंदगी और अर्नोल्ड डिक्स। B-21 रेडर। B-21 रेडर क्या है? अमेरिकी वायुसेना का एक बम वर्षक विमान है। ठीक है, इसने अपनी पहली उड़ान जो है अभी हाल ही में भरी है, तो इस वजह से इसको देख लीजिएगा। B-21 रेडर ये अमेरिकी एयरफोर्स का बम वर्षक विमान है। विश्व का पहला पोत से पोत LNG हस्तांतरण। LNG क्या है सर? LNG है लिक्विड नेचुरल गैस। ठीक है, लिक्विड नेचुरल गैस, तरलीकृत प्राकृतिक गैस। तो जब एक पोत से दूसरे पोत पर जो LNG है, लिक्विड नेचुरल गैस है, तो इसको एक पोत से दूसरे पोत पर स्थानांतरित किया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि जो लिक्विड नेचुरल गैस है, इसके स्थानांतरण में काफी सारी जो है शिपिंग लागत आती थी, पैसे ले जाते थे, तो इसको अब डायरेक्ट पोत से पोत पर जो है इसका हस्तांतरण सफलतापूर्वक निष्पादित किया गया है। किसके द्वारा? गेल इंडिया लिमिटेड के द्वारा। ठीक है, तो ये क्यों किया गया है? क्योंकि शिपिंग लागत में इससे कमी आएगी और उत्सर्जन में कटौती होगी। ये पहली बार जो है ऐसी चीज हुई है, तो इसको याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। गेल इंडिया लिमिटेड का नाम इस संबंध में आपको याद रखना है। इसके बाद में भारत गौरव ट्रेन टूर, दिल्ली से नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के लिए इस ट्रेन टूर का संचालन प्रारंभ किया गया है। तो आपसे पूछा जाए कि दिल्ली से पूर्वोत्तर राज्यों के लिए जो ट्रेन टूर का संचालन प्रारंभ हुआ है, उसका नाम क्या है सर? उसका नाम है भारत गौरव ट्रेन टूर। और इसी समय या इसी दिन बहुप्रतीक्षित ट्रेन टूर नॉर्थ ईस्ट डिस्कवरी, इसको दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से रवाना किया गया। महाराष्ट्र की पहली निर्यात प्रोत्साहन नीति, इसमें आपको क्या याद रखना है? क्योंकि ये महाराष्ट्र की पहली निर्यात प्रोत्साहन नीति है, ये जो है कब तक लागू रहेगी? 2023 में इसको मंजूरी मिली है, 8 नवंबर 2023 को। और महाराष्ट्र की जो पहली निर्यात प्रोत्साहन नीति है, ये वर्ष 2027-28 तक जो है लागू रहेगी। ये चीज आपको यहाँ से याद रखनी है। इसके बाद में आता है इनकोर सॉफ्टवेयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकोर सॉफ्टवेयर, इसको बिल्कुल आप रट लीजिएगा, ये प्रश्न पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा है, क्योंकि आपको पता है लोकसभा चुनाव आने वाले हैं और चुनावों से रिलेटेड ही ये सॉफ्टवेयर है। एनकोर सॉफ्टवेयर जो है चुनाव आयोग द्वारा चुनाव प्रबंधन के लिए विकसित किया गया है। एनकोर सॉफ्टवेयर का संबंध जो है चुनाव प्रबंधन से है, और एनकोर का जो पूर्ण रूप है वो है इनेबलिंग कम्युनिकेशंस ऑन रियल टाइम एनवायरनमेंट। इनेबलिंग कम्युनिकेशंस ऑन रियल टाइम एनवायरनमेंट, ये एनकोर का पूर्ण रूप है। इसके बाद में ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम यानी जीपीएस ट्रैकर पायल, ये किसकी पहल है? जीपीएस ट्रैकर पायल, ये जम्मू और कश्मीर पुलिस की पहल है। और ये किसके लिए शुरू की गई है? जैसे आपको पता है बहुत सारे जो अपराधी वगैरह होते हैं जिनको जमानत पर छोड़ दिया जाता है, तो उसके बाद में कहीं ना कहीं उनकी ट्रैकिंग नहीं हो पाती है कि जमानत पर जब किसी भी अपराधी को छोड़ा गया तो वो जमानत पर छूटने के बाद में किस तरह की गतिविधियां कर रहा है, किस तरह की गतिविधियों में वो संलिप्त है। तो उसकी ट्रैकिंग के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस ने जीपीएस ट्रैकर पायल जो है ये पहल जो है ये स्टार्ट करी है। और जम्मू कश्मीर पुलिस जो है ये भारत की पहली पुलिस है जिसने इस तरह की कोई पहल जो है लॉन्च की है, जीपीएस ट्रैकर पायल। तो इससे क्या होगा, जो जमानत पर छूटे हुए आतंकवादी हैं उन पर जो है नजर जो है आराम से पुलिस के द्वारा बनाई जा सकेगी। सेना अस्पताल रिसर्च एंड रेफरल दिल्ली छावनी, ये क्यों चर्चा में है? क्योंकि इस अस्पताल में एक 8 वर्ष की बच्ची में नॉन सर्जिकल ट्रांस कैथेटर पल्मोनरी वॉल्व का सफलतापूर्वक प्रत्यारोपण कर दिया गया है। नॉन सर्जिकल, और ये पहला मौका है जब नॉन सर्जिकल वे में पल्मोनरी वाल्व का प्रत्यारोपण किया गया है। ठीक है, नॉन सर्जिकल मतलब जो सामान्य भाषा में हम कहें तो जो सामान्य ऑपरेशन होता है चीर फाड़ वाला, वो इसमें जो है इस तरह की चीजें नहीं की गई। नॉन सर्जिकल वाल्व का जो है प्रत्यारोपण किया गया है। एक 8 वर्षीय बच्ची जो विशेष रूप से सरकारी क्षेत्र में गैर सर्जिकल वाल्व प्रत्यारोपण से गुजरने वाली सबसे कम उम्र की बच्ची बनी है। ठीक है, इसमें जो है वाल्व का प्रत्यारोपण किया गया है। कहाँ पे किया गया? सेना अस्पताल दिल्ली छावनी, नाम याद रखेंगे। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड, भारतीय सेना का एक हेलीकॉप्टर है, इसने दिनों रात दोनों समय में
70 mm रॉकेट और 20 mm बुर्ज गन, ठीक है, ट्यूरेट गन्स, इससे पहली बार सफलतापूर्वक फायरिंग की है। प्रचंड का नाम याद रखेंगे। भारत का पहला रेफरेंस ईंधन लॉन्च किया गया है। भारत का पहला रेफरेंस ईंधन लॉन्च किया गया है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के द्वारा भारत में पहली बार इंडियन ऑयल द्वारा उत्पादित, तो यहाँ पर नाम याद रखना है, इंडियन ऑयल कंपनी है। इंडियन ऑयल के द्वारा उत्पादित रेफरेंस गैसोलीन और डीजल ईंधन का शुभारंभ यहाँ पे किया गया है। ये रेफरेंस ईंधन जो है इंडियन ऑयल की पारादीप और पानीपत रिफाइनरियों के द्वारा उत्पादित किए गए हैं। तो इंडियन ऑयल का नाम याद रखेंगे, रिफाइनरीज का नाम याद रखेंगे, पारादीप और पानीपत, ठीक है। ये भारत का पहला रेफरेंस ईंधन जो है इसने लॉन्च किया है। ये महत्वपूर्ण है कैलिक्स कोका टीका, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैलिक्स कोका टीका विशेष रूप से याद रखेंगे। कैलिक्स कोका टीका जो है ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि बहुत से लोग जो नशे के लती होते हैं, जिनको नशे की आदत होती है, हैवी नशे की आदत होती है, जैसे कोकीन हो गया, क्रैक हो गया, तो कोई भी इस तरह का टीका अब तक नहीं बना है जिसके द्वारा इस तरह के नशे को टीके के द्वारा यानी वैक्सीन के द्वारा जो है इसका उपचार किया जाए। तो पहला मौका है जब ब्राजील के वैज्ञानिकों के द्वारा कैलिक्स कोका टीका जो है विकसित किया गया है, और ये टीका कोकीन और क्रैक की लत के उपचार के लिए विकसित किया गया है। अगर इस टीके को मंजूरी मिल जाती है तो ये पहला मौका होगा जब कोकीन की लत का इलाज जो है वो वैक्सीन से किया जाएगा, टीके से किया जाएगा। तो कैलिक्स कोका टीका याद रखेंगे, ब्राजील के वैज्ञानिकों के द्वारा इसका विकास किया गया है। सिंहासन कक्ष का नाम बदल दिया गया। कोलकाता के राजभवन में इस प्रतिष्ठित कक्ष का नाम बदल करके सरदार वल्लभ भाई पटेल एकता कक्ष रख दिया गया है। इसके बाद में इंडिया स्किल्स 2023-24 के बारे में बात करते हैं। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा नई दिल्ली में इंडिया स्किल्स 2023-24 का शुभारंभ किया गया, और वर्ल्ड स्किल्स इंटरनेशनल द्वारा आयोजित विश्व कौशल प्रतियोगिता 2022 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? 11वां स्थान हासिल किया है। तिलापिया पार्वो वायरस बहुत इंपॉर्टेंट है। तिलापिया पार्वो वायरस याद रखेंगे, ठीक है। ये चर्चा में क्यों है? भारत में तमिलनाडु के रानीपेट जिले के वालाजाह में जो तालाब है उसमें इस वायरस का पहला मामला देखने को मिला है, तिलापिया पार्वो वायरस का। ये क्या है? ये किस तरह का वायरस है? ये एक सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस है जो विशेष रूप से मछली की एक प्रजाति को प्रभावित करता है जिसका नाम है तिलापिया। इसी वजह से इसका नाम रख दिया गया तिलापिया पार्वो वायरस। ये तिलापिया जो मछली है जो विशेष रूप से कहाँ पाई जाती है? मीठे पानी में पाई जाती है, मीठे जल की मछली है, इसको प्रभावित करता है तिलापिया पार्वो वायरस। और कहाँ पर इसका मामला जो है देखने को मिला है? ये जगह बहुत महत्वपूर्ण है, तमिलनाडु के रानीपेट जिले के वालाजाह में, ठीक है। तमिलनाडु के रानीपेट जिले के वालाजाह में जो है इसका पहला मामला देखने को मिला है। इसके बाद में भोपाल महिला थाना, महिला पुलिस स्टेशन मध्य प्रदेश का महिला थाना है। इसको आईएसओ प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया है, और ये भारत का पहला महिला पुलिस स्टेशन बना है जिसको आईएसओ प्रमाण पत्र दिया गया है। भारत जापान फंड, राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना फंड के द्वारा $600 मिलियन का ये फंड लॉन्च करने के लिए भारत सरकार और जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन यानी JBIC इन दोनों के साथ में साझेदारी हुई है। साझेदारी किस किस के साथ हुई है? JBIC, ठीक है, ये जापान का बैंक, जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन JBIC, और किसके बीच में? भारत सरकार के बीच में, दोनों के बीच में साझेदारी हुई है। $600 मिलियन का फंड लॉन्च किया गया है, ठीक है। और इस लक्षित फंड में भारत सरकार जो है 49% और JBIC 51% का योगदान देगी। दोनों देश मिलाकर के एक फंड का निर्माण कर रहे हैं जो कि किससे जुड़े होगा? किससे जुड़ा होगा? राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना से जुड़ा हुआ होगा। जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसको डेवलप करने के लिए ये जो फंड है बनाया गया है। इसके बाद में आता है आपका हाईकुन। हाईकुन क्या है? ये एक पनडुब्बी का नाम है, ठीक है। हाईकुन क्या है? एक पनडुब्बी का नाम है जिसको चीनी ताइपे के द्वारा अनावरण किया गया है, ठीक है। और ये चीनी ताइपे की अपनी पहली घरेलू स्तर पर निर्मित पनडुब्बी है। हाईकुन नाम इसका याद रखेंगे। भारत की पहली हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस, ये जो है हरदीप सिंह पुरी ने नई दिल्ली में कर्तव्य पथ से इस बस को हरी झंडी दिखाई है। भारत की पहली हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस। संविधान सदन पढ़ चुके हैं आप पहले भी राष्ट्रीय करंट अफेयर में। संविधान सदन का नाम बदल करके अब जो है, और पुराने संसद भवन का नाम बदल करके अब क्या कर दिया गया है? संविधान सदन कर दिया गया है, क्योंकि अब जो कार्यवाहियां हैं, वर्तमान कार्यवाहियां वो नई संसद भवन में संचालित हैं। तो जो पुराना हमारा संसद भवन था उसका नाम बदल करके अब कर दिया गया है संविधान सदन। वेनेडियम की खोज ये कहाँ पे हुई है? इस दुर्लभ धातु की खोज की गई है गुजरात में। गुजरात में मिला है वेनेडियम, ठीक है, वेनेडियम। ध्रुवास्त्र मिसाइल के बारे में बात करते हैं। भारतीय रक्षा अधिग्रहण परिषद यानी DAC द्वारा मिसाइल की खरीद को मंजूरी
प्रदान की गई है, ध्रुवास्त्र मिसाइल की खरीद को मंजूरी प्रदान की गई है। ये ध्रुवास्त्र मिसाइल जो है ये कम दूरी की मिसाइल है जो हवा से सतह पर मार करती है, हवा से सतह पर, ऊपर से नीचे की ओर, सतह की ओर मार करने वाली मिसाइल है ध्रुवास्त्र मिसाइल। और इस मिसाइल को ALH-MK4 हेलीकॉप्टरों पर तैनात किया जाएगा। तो हेलीकॉप्टर का नाम भी याद रखेंगे। चाचा चौधरी और चुनावी दंगल। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार द्वारा निर्वाचन आयुक्तों अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल के साथ में ये चुनाव से जुड़ी हुई एक कॉमिक बुक जो है वो लॉन्च करी गई है। CSIR प्राइमा ET11। CSIR प्राइमा ET11 ये क्या है? ये एक ट्रैक्टर का नाम है। क्या है? ये ट्रैक्टर का नाम है जो पहला स्वदेशी ई ट्रैक्टर है जो भारत के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, CSIR प्राइमा ET11 ये ट्रैक्टर का नाम है। ET11 प्राइमा ET11 याद रखेंगे, इसका पहला स्वदेशी ई ट्रैक्टर है। और ये किसके द्वारा विकसित किया गया है? केंद्रीय यांत्रिकी अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान दुर्गापुर के द्वारा। ठीक है, केंद्रीय यांत्रिकी अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान दुर्गापुर के द्वारा इसका विकास किया गया है। प्राइमा ET11 याद रखेंगे। पोत विंध्यगिरी सॉरी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा कोलकाता स्थित गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड में प्रोजेक्ट 7A के इस पोत का शुभारंभ किया गया। प्रोजेक्ट 7A का पोत है, प्रोजेक्ट 7A का पोत है जिसका नाम है पोत विंध्यगिरी, पोत विंध्यगिरी। ठीक है, इसका शुभारंभ किया गया है। इफ्को नैनो DAP तरल संयंत्र, इसके बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं। केंद्रीय मंत्री अमित शाह के द्वारा गुजरात के गांधीधाम में इस संयंत्र का भूमि पूजन किया गया और शिलान्यास किया गया। आगे देखते हैं। संत शिरोमणि गुरुदेव श्री रविदास जी स्मारक, इसको भी आपने राष्ट्रीय करंट अफेयर में पढ़ा है। ये जो स्मारक है ये मध्य प्रदेश के सागर जिले में इसकी आधारशिला रखी है प्रधानमंत्री मोदी ने। भारत का पहला कृषि डाटा एक्सचेंज और कृषि डाटा प्रबंधन फ्रेमवर्क ये कहाँ पे लॉन्च किया गया है? महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। भारत का पहला कृषि डाटा एक्सचेंज यानी ADEX और कृषि डाटा प्रबंधन फ्रेमवर्क ये हैदराबाद में लॉन्च किया गया है। नियंत्रण रेखा यानी LOC लाइन ऑफ कंट्रोल के पास भारत का पहला डाकघर, महत्वपूर्ण है। LOC के पास में भारत का पहला डाकघर जो है ये किशन गंगा नदी के तट पर केरन सेक्टर कुपवाड़ा जिले में जो है स्थापित किया गया है। ठीक है, जम्मू कश्मीर जिले, जम्मू कश्मीर राज्य में, याद रखेंगे। उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा प्रगति मैदान नई दिल्ली के भारत मंडपम में इसके प्रतीक चिन्ह यानी लोगो, नारा है इसका जन जन साक्षर। नारा क्या है इसका? जन जन साक्षर। और इसके अलावा में उल्लास मोबाइल एप्लीकेशन इनका शुभारंभ किया है। उल्लास का पूर्ण रूप आप याद रखेंगे, उल्लास का पूर्ण रूप है अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। इसके बाद में निराक्षी आती है। निराक्षी क्या है? ये भारत में अपनी तरह का पहला स्वायत्त अंडर वाटर वाहन है, अपनी तरह का पहला अंडर वाटर वाहन है जिसका नाम है निराक्षी। माया ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, माया ऑपरेटिंग सिस्टम ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। माया ऑपरेटिंग सिस्टम जो है केंद्रीय रक्षा मंत्रालय के द्वारा जो है विकसित किया गया है। ये किससे रिलेटेड है? किसके लिए माया ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया जाएगा? ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, साइबर हमलों के खिलाफ। ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए साइबर हमले जो होते रहते हैं, साइबर हमलों के खिलाफ जो है माया ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग जो है किया जाएगा। भगवान श्री राम की 108 फीट ऊंची प्रतिमा ये आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिले में इसका शिलान्यास किया गया है। ठीक है, भगवान श्री राम की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का शिलान्यास आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिले में किया गया है। इस प्रतिमा की स्थापना कुरनूल जिले में तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित मंत्रालयम गांव, ये गांव का नाम भी याद रखेंगे, मंत्रालयम गांव में इसकी स्थापना की जाएगी। और ये जो गांव है मंत्रालयम गांव, ये राघवेंद्र स्वामी के मंदिर के लिए भी प्रसिद्ध है, जाना जाता है। राष्ट्रीय करंट अफेयर जब हम पढ़ रहे थे उसमें भी हमने इस चीज के बारे में पढ़ा था। INS सह्याद्री और INS कोलकाता जो हैं ये दो अग्रणी भारतीय नौसेना के पोत जो हैं इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में पहुंचे हैं। देश की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट, ये महत्वपूर्ण है, देश की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट गुजरात के मेहसाणा जिले में इसकी स्थापना के लिए लंदन की कंपनी वनवेव और गुजरात सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के बीच में एक समझौता हुआ है। तो देश की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट कहाँ पे स्थापित की जाएगी? गुजरात के मेहसाणा जिले में। किस किस के सहयोग से? वनवेव कंपनी जो कि लंदन की है और गुजरात सरकार के द्वारा। ठीक है, गुजरात सरकार का कौन सा डिपार्टमेंट है इतना डीप में नहीं पूछेगा। गुजरात सरकार और लंदन स्थित कंपनी वनवेव के बीच में समझौता हुआ है जिसके द्वारा गुजरात के मेहसाणा जिले में देश की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट की स्थापना की जाएगी। विश्व का पहला मीथेन ईंधन भरा अंतरिक्ष रॉकेट जो है वो लॉन्च किया गया है चीन की निजी कंपनी के द्वारा। ठीक है, जिसका नाम है
ज्यूक 1 सैटेलाइट, ठीक है। इस जो रॉकेट का नाम है, सॉरी, ज्यूक 1 सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से इसको लॉन्च किया गया, सेंटर का नाम है ज्यूक 1 सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से इसको लॉन्च किया गया चीन के द्वारा। ये विश्व का पहला मीथेन ईंधन वाला अंतरिक्ष रॉकेट है। और रॉकेट का नाम जो है वो क्या है, जूक्यू 2। जूक्यू 2 34वां इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड 2023 ये यूएई में आयोजित किया गया और भारत पदक तालिका में इस इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड में शीर्ष स्थान पर रहा है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय स्वर्ण पदक विजेता जो कि इस ओलंपियाड में गोल्ड मेडल जीता है, तो वो ध्रुव आडवाणी है, ईशान पेडनेकर है, मेघ छाबड़ा है और रोहित पांडा है। चारों के नाम याद रखें, ध्रुव आडवाणी, ईशान पेडनेकर, मेघ छाबड़ा, रोहित पांडा। क्योंकि अगर आपसे इस तरीके से प्रश्न बना दिया जाएगा इसमें कि जो अभी हाल ही में इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड हुआ है उसमें भारत के किन छात्रों को गोल्ड मेडल मिला है, या निम्नलिखित में से किसको गोल्ड मेडल नहीं मिला है, तो एक नाम अलग से रख देगा। तो ध्रुव आडवाणी, ईशान पेडनेकर, मेघ छाबड़ा और रोहित पांडा, इनके नाम याद रखेंगे। कोई भाषा, ये अति महत्वपूर्ण है, कोई भाषा जो है उड़ीसा मंत्रिमंडल के द्वारा इस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की सिफारिश करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। 8वीं अनुसूची में, ठीक है। 8वीं अनुसूची की जो भाषाएं हैं उसमें कौन कौन की भाषाएं बाद में जोड़ी गई, किस किस संशोधन के द्वारा जोड़ी गई, किस ईयर में जोड़ी गई, ये चीजें मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है। तो कोई भाषा जो है 8वीं अनुसूची में शामिल करने की सिफारिश का जो प्रस्ताव था उसको ओडिशा मंत्रिमंडल के द्वारा मंजूरी प्रदान की गई। इसके बाद में अक्षर रिवर क्रूज के बारे में बात करते हैं। ये क्रूज जो है ये मेक इन इंडिया के तहत 15 करोड़ रुपए की लागत से भारत में बनने वाला पहला पैसेंजर कैटरमरीन है, ठीक है। कैटमरीन है, पहला है, ये भारत में निर्मित हुआ है और 15 करोड़ की इसमें लागत हुई है। इसमें 2 इंजन लगे हुए हैं। नाम है इसका अक्षर रिवर क्रूज। एकीकृत सिम्युलेटर कॉम्प्लेक्स यानी आईएससी ध्रुव। एकीकृत सिम्युलेटर कॉम्प्लेक्स नाम है इसका ध्रुव। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा कोच्चि में दक्षिणी नौसेना कमान में इसका उद्घाटन किया गया है। टाइटन पनडुब्बी, ये काफी टाइम पहले, काफी पुरानी न्यूज हो गई, आपको पता ही होगा। अटलांटिक महासागर में टाइटैनिक के मलबे की खोज के लिए एक पनडुब्बी गई थी, टाइटन पनडुब्बी, जिसमें विस्फोट हो गया था, जिसमें 5 लोगों की मृत्यु हुई थी। राष्ट्रीय करंट अफेयर्स में हमने इसके बारे में पढ़ा है। गुवाहाटी रेलवे स्टेशन, गुवाहाटी रेलवे स्टेशन जो है ये FSSAI के द्वारा ईट राइट स्टेशन प्रमाणन से सम्मानित इसको किया गया है, गुवाहाटी रेलवे स्टेशन को। और ये ईट राइट स्टेशन प्रमाणन से सम्मानित होने वाला पूर्वोत्तर रेलवे का पहला स्टेशन, पूर्वोत्तर रेलवे का पहला स्टेशन है, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाम याद रखेंगे, गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। पोत अंजदीप, ASW शैलो वाटरक्राफ्ट परियोजना के 8 जहाजों में से ये तीसरा पोत है और इसका कटुपल्ली में शुभारंभ किया गया पोत अंजदीप का, याद रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के नए अस्थायी सदस्य, इस परिषद के 5 नए अस्थायी सदस्य चुने गए हैं जून 2023 में, जिनके नाम है अल्जीरिया, गुयाना, कोरिया गणराज्य, सिएरा लियोन और स्लोवेनिया। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप लोक, मैंने आपको पहले भी एक चीज बताई थी कि यूपीपीसीएस का पैटर्न है, मैक्सिमम क्वेश्चंस लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर से पूछे जाते हैं। अब क्योंकि ये ज्यादा पुराने हो गए हैं तो इनको मैं बहुत ज्यादा मतलब प्रायोरिटी नहीं दे रहा हूँ, केवल इनको मैं पढ़ करके बता रहा हूँ, और इसमें से भी जो ज्यादा जरूरी चीज होगी मैं बता दूंगा, उसको मार्क कर लीजिएगा। विशेष रूप से ध्यान देना, यानी लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर है वो तो आपको पूरा का पूरा पढ़ना ही पढ़ना है, और ये सुविधा इसमें दे रखी है क्योंकि पहले से ही इसमें तिथियां वगैरह यानी जो भी न्यूज होती है उसके सामने डेट दे रखी होती है इस तरीके से, ठीक है। तो ये मई की न्यूज है, बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, तो इस तरीके से आप देखते चलेंगे। लास्ट 6 मंथ का पूरा पढ़ना है, लेकिन वैसे पढ़ना सब है लेकिन लास्ट 6 मंथ के पर ज्यादा फोकस आपको करना है, मेरा कहने का मतलब है। तो वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप लोक जो है ये भोपाल में इसका निर्माण कराने की घोषणा की है पूर्व मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है शिवराज सिंह चौहान, उनके द्वारा। गुजरात राज्य का पहला जिला सुशासन सूचकांक, गुजरात राज्य का पहला जिला सुशासन सूचकांक जो है ये जारी किया गया मई 2023 में। इसमें 3 शीर्ष रैंकिंग वाले जिले कौन से थे, तो ये थे नवसारी, राजकोट और अहमदाबाद। देश का पहला राष्ट्रीय बांध सुरक्षा केंद्र ये जयपुर राजस्थान के मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में स्थापित किए जाने की इसकी घोषणा की गई है। इसके बाद में केरल जो है भारत का पहला पूर्ण रूप से ई शासित राज्य बना है, ये महत्वपूर्ण है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। केरल जो है भारत का पहला पूर्ण रूप से ई शासित राज्य बना है। इसके अलावा केरल जो है क्यों चर्चा में है, क्योंकि केरल ने मनरेगा के तहत श्रमिकों के लिए कल्याण कोष जो है वो इसके द्वारा शुरू किया गया है, और केरल जो है मनरेगा के तहत श्रमिकों के लिए कल्याण कोष स्टार्ट करने वाला
भारत का पहला स्टेट बना है। इसके बाद में आता है साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप। साथी का पूर्ण रूप जानिए पहले। सीड, ट्रेसेबिलिटी, ऑथेंटिकेशन एंड होलिस्टिक इन्वेंट्री। ठीक है, तो ये जो है साथी का पूर्ण रूप है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा बीज उत्पादन की चुनौतियों से निपटने के लिए, गुणवत्तापूर्ण या अच्छे बीज जो होते हैं उनकी पहचान करने के लिए, बीजों को प्रमाणीकृत करने के लिए इस साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। इसके बाद में आता है एमएफ हाइड्रा। एमएफ हाइड्रा नॉर्वेजियन कंपनी नॉरलैंड के द्वारा विश्व की पहली तरल हाइड्रोजन संचालित नौका फेरी की शुरुआत की गई है। तो एमएफ हाइड्रा क्या है सर? एमएफ हाइड्रा जो है ये विश्व की पहली तरल हाइड्रोजन से संचालित नौका फेरी है, जिसकी शुरुआत नॉर्वेजियन कंपनी नॉरलैंड के द्वारा की गई है। इसके बाद में आता है स्पेस सिस्टम डिजाइन लैब। स्पेस सिस्टम डिजाइन लैब, इसका उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? अहमदाबाद के भोपाल में। अहमदाबाद के भोपाल नामक स्थान पर स्पेस सिस्टम डिजाइन लैब का जो है उद्घाटन किया गया है। सागर मंथन क्या है? सागर मंथन जो है एक रियल टाइम प्रदर्शन निगरानी डैशबोर्ड है। सागर मंथन क्या है? एक रियल टाइम प्रदर्शन निगरानी डैशबोर्ड है। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के इस डैशबोर्ड का शुभारंभ किया गया है। थानथाई पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य। थानथाई पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद करके ही जाना है। थानथाई पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य ये जो है तमिलनाडु का 18वां वन्यजीव अभ्यारण्य बना है। हाल ही में इसके लिए जो है अधिसूचना जो है वो जारी कर दी कि तमिलनाडु का 18वां वन्यजीव अभ्यारण्य बना है थानथाई पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य। इसके बाद में आता है स्काई यूटीएम। स्काई यूटीएम क्या है? ये मानव रहित हवाई यातायात को मानव युक्त विमानन हवाई क्षेत्र के साथ में इंटीग्रेट करने के लिए इसका अनावरण किया गया है। ये एक ड्रोन एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है और देश में अपनी तरह का पहला ड्रोन एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है। यूटीएम का मतलब क्या है? अनमैन्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट। अनमैन्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट इसका पूर्ण रूप है। इंकोवैक कोविड-19। इंकोवैक कोविड-19 ये भी महत्वपूर्ण है। आपको पता है कि प्राथमिक रूप से 2 खुराकों, यानी पहले जैसे कोविड की वैक्सीन लगी थी तो पहले 2 खुराक फिर एक बूस्टर डोज दी जाती, तो उस बूस्टर डोज के रूप में स्वीकृति प्राप्त करने वाला विश्व का पहला ट्रांसनेजल, ठीक है, नाक के द्वारा जो है ये दिया जाता है टीका, तो विश्व का पहला इंट्रानेजल, ठीक है, विश्व का पहला इंट्रानेजल कोविड-19 टीका है जिसका नाम है इंकोवैक कोविड-19। ठीक है, तो ये जो है महत्वपूर्ण है, इसका नाम याद रखेंगे। भारत का पहला रसद, जलमार्ग और संचार स्कूल केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा अगरतला त्रिपुरा में इस स्कूल का उद्घाटन किया गया। इसके बाद में सीधे आगे बढ़ते हैं महत्वपूर्ण दिवस और महत्वपूर्ण पुस्तकों की तरफ। अब देखिए, जब दिवस और पुस्तकों की बात आती है तो आपने मैगजीन में देखा ही होगा, बहुत सारे दिवस दे रखे होते हैं। राष्ट्रीय दिवस होंगे 100-200, तो उसके अलावा फिर अंतर्राष्ट्रीय दिवस होंगे। और प्रश्न अगर पूछने की बात करी जाए तो मैक्सिमम एक क्वेश्चन दिवस से पूछा जाएगा। अगर मैचिंग वाला क्वेश्चन दे दिया तो 3-4 दिवस, उसके 3-4 दिवसों के नाम या 3-4 दिनों के नाम आपको उसमें नजर आ जाएंगे। तो सिर्फ जब एक क्वेश्चन जहां से पूछा जाना उसके लिए आपको इतना ज़्यादा लोड लेना पड़े कि 200, 250, 300, 400 दिवसों के नाम आपको याद रखने पड़े, तो ये थोड़ा सा मैं कह सकता हूँ एक अच्छा डिसीजन नहीं होगा। क्योंकि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर जब हम पढ़ रहे थे तो मैं आपको उस टाइम पर भी बताया था कि अक्सर करके दिवस वो पूछा जाता है जो हाल ही में चर्चाओं में रहा होता है या हाल ही में जिसकी शुरुआत की जाती है, और कुछ बेसिक बेसिक जो डेज हैं, इंपॉर्टेंट डेज हैं, वो आपको पहले से पता ही होंगे। तो क्योंकि यहाँ पर इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है तो मैं आपसे यही सलाह दूंगा, इस पर लोड नहीं लेना है, ना तो पुस्तकों पे लोड लेना है और ना ही दिवसों पे लोड लेना है। मैंने सिर्फ उन्हीं चीज़ों को हाईलाइट किया है, इंपॉर्टेंट जो दिवस हैं या पुस्तक हैं जो आपको याद रखनी है, तो उनको जल्दी जल्दी एक बार देख लीजिएगा। बाकी मैं ये आशा व्यक्त करता हूँ कि अगर दिवस पूछा जाएगा तो या तो कोई बेसिक सा ही दिवस पूछ लेगा, और वो बेसिक वाला नहीं पूछेगा तो दिवस 100% जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर हमने पढ़े हैं उसमें जो दिवस चालू किए गए, नया कोई दिवस स्टार्ट किया गया या हाल ही में जो चर्चा में रहा कोई दिवस, वो दिवस ही वहां पे पूछा जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। केवल मैंने जो हाईलाइट कर रखे हैं उन्हीं को देख लीजिएगा, बाकी ज़्यादा चीज़ों पर ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। राष्ट्रीय गणित दिवस ये 22 दिसंबर को मनाया जाता है और ये दिवस जो है प्रसिद्ध मैथमेटिशियन श्रीनिवास रामानुजन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस महत्वपूर्ण है, 18 दिसंबर को मनाया जाता है और 2023 का जो इसका थीम था वो था एक्ट टुडे। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस का जो थीम था वो था एक्ट टुडे। इसके बाद में आता है अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस। अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस 12 दिसंबर को मनाया जाता है। 2023 के लिए जो इसकी थीम है वो है हेल्थ फॉर ऑल, टाइम फॉर एक्शन,
सभी के लिए स्वास्थ्य कार्यवाही का समय। मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 2023 की थीम सभी के लिए स्वतंत्रता, समानता और न्याय, याद रखेंगे। विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। 2023 का जो इसका थीम है वो है मिट्टी और पानी जीवन का स्रोत, ठीक है। सॉइल एंड वाटर सोर्स ऑफ लाइफ। अंतर्राष्ट्रीय स्वयं सेवक दिवस 5 दिसंबर 2023 को मनाया जाता है। द पावर ऑफ कलेक्टिव एक्शन इफ एवरीवन डिड, ये जो है इसका थीम है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद में ये इंपॉर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय दासता उन्मूलन दिवस। अंतर्राष्ट्रीय दासता उन्मूलन दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। थीम है इसका मॉडर्न स्लेवरी इज ऑन द राइज। मॉडर्न स्लेवरी इज ऑन द राइज। अब ये मैं बेसिक जो दिवसों की बात कर रहा था, जैसे आपको ये इस तरीके के जो डेज हैं वो नॉर्मली आपको पता होंगे। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। इस तरीके दिवसों को अब आप रटने पर लगे, याद ही है आपको, तो क्या उन पर ज़्यादा ध्यान देना है। तो कुछ ऐसे दिवस हैं जो कि हाल ही में शुरुआत जिनकी हुई है, या थोड़े से कह सकते हैं इसे विचित्र टाइप के नाम है, तो वो थोड़े से आपको देख लेने हैं। उनको मैं पहले से ही आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस। महिलाओं के लिए, महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस 25 नवंबर को मनाया जाता है। 2023 का जो थीम है वो है यूनाइट इन्वेस्ट टू प्रिवेंट वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड गर्ल्स, हैशटैग नो एक्सक्यूज, ठीक है। विश्व शौचालय दिवस। विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है 19 नवंबर को। विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को मनाया जाता है। थीम है इसका परिवर्तन में तेजी लाना। मधुमेह दिवस का नाम याद रखेंगे, 14 नवंबर को मनाया जाता है। 2023 का थीम है मधुमेह देखभाल तक पहुंच, एक्सेस टू डायबिटीज केयर, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। विश्व पोलियो दिवस याद रखेंगे 24 अक्टूबर को, ठीक है। विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को। 2023 का थीम है वन डे वन फोकस, एंडिंग पोलियो। इसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसका थीम है फाइटिंग इनइक्वालिटी फॉर ए रेजिलियंट फ्यूचर, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस आपको याद रखना है, 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। मुख्य विषय है इन्वेस्ट इन गर्ल्स राइट, अवर लीडरशिप, अवर वेलबींग, ठीक है। ये अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस का थीम है। इसके बाद में विश्व पर्यावरण दिवस याद रखना है। विश्व पर्यावरण दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। और ये दिवस जो है प्रतिवर्ष अक्टूबर माह के पहले सोमवार को मनाया जाता है। हर साल अक्टूबर महीने के पहले सोमवार को मनाया जाता है। और 2023 का जो थीम है वो है रेजिलियंट अर्बन इकोनॉमीज, सिटीज एज ड्राइवर्स ऑफ ग्रोथ एंड रिकवरी, इसका 2023 का थीम है, ठीक है। इसके बाद में आगे देखते हैं। भारतीय भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 11 दिसंबर को, ठीक है। और क्योंकि ये हाल ही में शुरू हुआ है, केंद्र सरकार द्वारा हर साल 11 दिसंबर को ये दिवस मनाने की घोषणा की गई है। ये सितंबर में डिसाइड हुआ है, ठीक है। 11 दिसंबर को भारतीय भाषा दिवस के रूप में मनाया जाया करेगा, तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है। ये दिवस जो है प्रसिद्ध तमिल कवि और स्वतंत्रता सेनानी महाकवि चिन्ना स्वामी सुब्रमण्यम भारती के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाएगा, इसको याद रखेंगे। विश्व हृदय दिवस 29 सितंबर को। मुख्य विषय 2023 का यूज हर्ट नो हर्ट, ठीक है। इसके बाद में आता है आपका विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। मुख्य विषय पर्यटन और हरित निवेश। इस वर्ष संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन यानी UNWTO ने इस दिवस को मनाने के लिए रियाद जो जगह है, रियाद, सऊदी अरब के रियाद का जो है मेजबान देश के रूप में चुनाव किया है UNWTO ने। 27 सितंबर को पर्यटन दिवस मनाया जाता है। विश्व नदी दिवस कब मनाया जाता है? 24 सितंबर, ठीक है। 24 सितंबर, सितंबर माह के वैसे जनरली अंतिम रविवार को ये मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर। शांति के लिए कार्रवाई, हैशटैग वैश्विक लक्ष्य के लिए हमारी महत्वाकांक्षा, 2023 का इसका थीम था। इसके बाद में ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है, आपको पता है। मुख्य विषय है इसका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, फिक्सिंग द ओजोन लेयर एंड रिड्यूसिंग क्लाइमेट चेंज, इसका 2023 का थीम है। इसके बाद में नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ये महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। 7 सितंबर को मनाया जाता है। मुख्य विषय है स्वच्छ वायु के लिए साथ साथ, टुगेदर फॉर क्लीन एयर। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस याद रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिवर्ष 23 अगस्त को इस दिवस को मनाए जाने की घोषणा की है। ये दिवस 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 की चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग के उपलक्ष्य में मनाया जाएगा, ठीक है। तो ये अपने आप में महत्वपूर्ण है क्योंकि ये भी स्टार्ट हुआ है। 23 अगस्त को क्या है आपका राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। इसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। 2023 का थीम है युवाओं के लिए हरित कौशल, एक सतत विश्व की ओर, ग्रीन स्किल्स फॉर यूथ टुवर्ड्स अ सस्टेनेबल वर्ल्ड। इसके बाद में आता है आपका
अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, स्लोगन है इसका सतत विकास के लिए सहकारिता। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। विश्व शरणार्थी दिवस यहाँ पे देखेंगे हम। विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून 2023। होप अवे फ्रॉम हाउस इसका थीम है 2023 का। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आप सभी जानते हैं 21 जून को मनाया जाता है। मुख्य विषय 2023 का जो था इसका, वो था एक विश्व के लिए योग, एक विश्व के लिए योग। यूएन मुख्यालय में योग दिवस कार्यक्रम का मुख्य विषय वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग रहा। ठीक है, वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग रहा। और भारत के लिए आंतरिक जो मुख्य विषय रहा था योग दिवस का, वो था घर घर आंगन योग, हर घर आंगन योग। ठीक है, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस जो है ये इंपॉर्टेंट है, 12 जून को मनाया जाता है। सभी के लिए सामाजिक न्याय और बाल श्रम का अंत, सोशल जस्टिस फॉर ऑल एंड चाइल्ड लेबर, ये जो है विश्व बाल श्रम निषेध दिवस का थीम था। इसके बाद में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को मनाया जाता है। खाद्य मानक जीवन बचाते हैं, 2023 का ये थीम था इसका। इसके बाद में विश्व तंबाकू निषेध दिवस जो है ये 31 मई को मनाया जाता है। थीम था 2023 के लिए खाद्य उगाओ तंबाकू नहीं, ग्रो फूड नॉट टोबैको। इसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। समझौते से कार्यवाही तक जैव विविधता का पुनर्निर्माण इसका थीम था। इसके बाद में आता है आपका विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल। ठीक है, 25 अप्रैल को मलेरिया दिवस याद रखेंगे। टाइम टू डिलीवर जीरो मलेरिया, इन्वेस्ट इनोवेट इम्प्लीमेंट, ये इसका थीम है। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व विरासत दिवस जो है ये 18 अप्रैल को मनाया जाता है। मुख्य विषय 2023 का विरासत परिवर्तन। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। हेल्थ फॉर ऑल थीम था 2023 के लिए। अर्थ आवर मैं जल्दी जल्दी इसीलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि इसमें समझाने के लिए कुछ नहीं है, और इसी वजह से क्योंकि जो विवध वाला पोर्शन है वो बाद में आता है। मैगजीन में आप देखेंगे तो डे और जो बुक्स हैं वो पहले दे रखी, स्टार्टिंग में इसको पढ़ा लग जाता तो आप जो है बोर हो जाते वैसे ही, है ना। तो इसीलिए मैंने पहले विविध को रखा, उसके बाद में डेज और ये चीज़ें हैं जो आपको देख रहा हूँ। तो इसको जल्दी जल्दी पढ़ना है हमको, बहुत ज़्यादा इनमें खपाना नहीं है दिमाग को। अर्थ आवर 25 मार्च 2023 को। विश्व में ऊर्जा बचत का ये वैश्विक अभियान WWF के द्वारा प्रत्येक वर्ष मार्च के अंत में मनाया जाता है, मार्चांत में मनाया जाता है। विश्व क्षय रोग दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है, और 2023 का जो थीम है इसका वो है यस वी कैन एंड टीबी, हाँ हम टीबी को समाप्त कर सकते हैं। इसके बाद में आपका आता है विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को। ठीक है, आई लव स्पैरो, ये जो है इसका थीम है 2023 के लिए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च, थीम है डिजिटल लैंगिक समानता के लिए नवाचार और प्रौद्योगिकी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस इंपॉर्टेंट है 21 फरवरी 2023। और 2023 का जो थीम है बहुभाषी शिक्षा, शिक्षा को बदलने की आवश्यकता। विश्व आर्द्र भूमि दिवस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा जाता है, 2 फरवरी को मनाया जाता है, वर्ल्ड वेटलैंड डे। और निम्नीकृत आर्द्र भूमि को पुनर्जीवित और पुनर्स्थापित करें, ये 2023 का इसका थीम है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस विशेष रूप से याद रखेंगे, पूछा जा सकता है, 25 जनवरी 2000। ठीक है, 23 का जो इसका थीम है वो है वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम। ठीक है, ये जनवरी का है, अब जो ये 2023 का है, 2024 वाला याद रखेंगे, मैं भूल गया इसको, मुझे यहाँ पे आपको बताना था, नोट करना था। ठीक है, इसको देख लीजिए, 2024 का थीम जो है आप याद रखेंगे। ये 2023 वाले जितने भी हैं इनकी थीम जो है 2024 के हिसाब से आप इसको अपडेट कर लीजिएगा थोड़ा सा। राष्ट्रीय युवा दिवस, अब ये कुछ और आ जाते हैं। देखिए, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी आपको पता है। हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक है, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को याद रखेंगे। विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है। इसके बाद में विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। टेलीविजन डे 21 नवंबर को मनाया जाता है। निमोनिया दिवस देखेंगे तो ये 12 नवंबर को है सर, 12 नवंबर को निमोनिया दिवस हो गया। राष्ट्रीय एकता दिवस, सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म दिवस 31 अक्टूबर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। इसके बाद में आता है आपका सर विश्व आर्थराइटिस या गठिया दिवस जो है ये 12 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस की बात करेंगे तो 10 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। ठीक है, इसके बाद में परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन का अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये 26 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व बांस दिवस 18 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी दिवस जो है ये 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो यहाँ पर हिंदी दिवस की बात कर रहा है 14 सितंबर,
और देखिए यहाँ पर विश्व हिंदी दिवस की बात करें 10 जनवरी, तो इनमें कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है, इसी वजह से मैंने वहाँ पे बोला था ये विश्व हिंदी दिवस वाला याद रखेंगे, ठीक है। कभी कभी गलती से 14 सितंबर लगा देते हैं वहाँ पे। इसके बाद में पहला अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस 7 सितंबर, ठीक है, महत्वपूर्ण है क्योंकि पहला अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस मनाया गया 2023 में 7 सितंबर को। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त, मेजर ध्यानचंद, याद रखेंगे। विश्व हाथी दिवस में महत्वपूर्ण है 12 अगस्त 2023। इसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व शतरंज दिवस 20 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है, आप सभी को पता होगा इसके बारे में। विश्व जूनोसिस दिवस से 6 जुलाई को मनाया जाता है। इसके बाद में आते हैं आगे, विश्व दुग्ध दिवस। विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को मनाया जाता है। विश्व कछुआ दिवस महत्वपूर्ण है, 23 मई को मनाया जाता है। थैलेसीमिया दिवस महत्वपूर्ण है, 8 मई को मनाया जाता है। विश्व रेड क्रॉस दिवस जो है ये भी 8 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस जो है ये 1 मई को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस आप सभी को पता होगा 22 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस 14 मार्च को मनाया जाता है। राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है। तो ये कुछ दिवस हो गए, और मैं इसको थोड़ा सा ऐसे ही इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैं खुद ऐसी, मतलब मेरा खुद का अप्रोच यही रहता है कि जहाँ से बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़े और नंबर आए एक या क्वेश्चन आए एक, तो मैं उस पर ज़्यादा ध्यान देता नहीं हूँ, ठीक है। तो जो आएगा उसको वहीं पर टैकल करेंगे, केवल एक बेसिक रीडिंग। पुस्तकें देखते हैं। पुस्तकें हैं ब्रेकिंग द मोल्ड, री इमेजिनिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर, ये रघुराम राजन और रोहित लांबा की पुस्तक है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ देखेंगे द नमो स्टोरी अ पॉलिटिकल लाइफ, ये नरेंद्र मोदी से जुड़ी हुई स्टोरी है और किंगसुक नाग के द्वारा इसको लिखा गया है। और वेलकम टू पैराडाइज ट्विंकल खन्ना। प्रॉफिट सॉन्ग पॉल लिंच, ये आपको पता होगा, बुकर प्राइज मिला है इसको। अगेंस्ट ऑल ऑड्स द आईटी स्टोरी ऑफ इंडिया, ये लिखी है क्रिस गोपाल कृष्णन, एन दया सिंधु और कृष्णन नारायण ने। सॉल्ट एंड पेपर इंपॉर्टेंट है, सॉल्ट एंड पेपर सिलेक्टेड पोइम सुकृता पॉल कुमार। जिस तरीके से मैंने दिवस के बारे में आपको बताया था, इसी तरीके से पुस्तकें जो हाल ही में चर्चा में रही होती हैं वो ज़्यादातर पूछी जाती हैं, ठीक है। द फोर्थ रूल, ये जेफ लिंडसे के द्वारा लिखी गई है। द फ्यूचर नाओमी एल्डरमैन के द्वारा लिखी गई है। इसके बाद में आती है आपकी फायर बर्ड, ये पेरुमल मुरुगन के द्वारा लिखी गई है। मोदी द चैलेंज ऑफ 2024, मिनाज मर्चेंट के द्वारा इसको लिखा गया है। द प्रॉफिट, ठीक है, द प्रॉफिट खलील जिब्रान के द्वारा लिखा गया है। प्रॉफिट जो है खलील जिब्रान के द्वारा लिखा गया है। द वुमेन इन मी, ये ब्रिटनी स्पीयर्स ने लिखी है। द वुमेन इन मी ब्रिटनी स्पीयर्स ने लिखी है। नाइफ मेडिटेशन आफ्टर एन अटेम्प्टेड मर्डर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सलमान रुश्दी की पुस्तक है। नाइफ मेडिटेशन आफ्टर एन अटेम्प्टेड मर्डर, सलमान रुश्दी की पुस्तक है। द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस, विवेक रंजन अग्निहोत्री की पुस्तक है, याद रखेंगे। इसके बाद में आता है हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड, नीरजा चौधरी की पुस्तक है। थ्रू द ब्रोकन ग्लास एंड ऑटोबायोग्राफी, ये टी एन शेषन की जो है ऑटोबायोग्राफी है। कृष्णा द सेवेंथ सेंस, देबाशीष चटर्जी की पुस्तक है। ऑल टू प्ले फॉर द एडवांस ऑफ ऋषि सुनक, ये जो है माइकल एस्क्रॉफ्ट की पुस्तक है। माइकल एस्क्रॉफ्ट की पुस्तक है। रॉ हिटमैन, ये एस हुसैन जैदी की पुस्तक है। इसके बाद में द गोल्डन ईयर्स द मेनी जॉयज ऑफ लिविंग अ गुड लॉन्ग लाइफ, रस्किन बॉन्ड की पुस्तक है। टाइम सेल्टर, ये जॉर्जी गोस्पोडिनोव है, ठीक है, जॉर्जी गोस्पोडिनोव की कृति है। एंजेला रोडेल के द्वारा इसका ट्रांसलेशन किया गया, अनुवादित इसको किया गया। पागल खाना महत्वपूर्ण है, पागल खाना याद रखेंगे, पागल खाना डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी की है। यूपी टू यूक्रेन इंपॉर्टेंट है, अभिषेक उपाध्याय की पुस्तक है। द लाइट वी कैरी ओवरकमिंग एंड अनसर्टेन टाइम्स, मिशेल ओबामा की पुस्तक है। लाइट वी कैरी मिशेल ओबामा की पुस्तक है। मिरेकल्स ऑफ फेस योगा, मिरेकल्स ऑफ फेस योगा, ये मानसी गुलाटी की पुस्तक है। इसके बाद में द मॉन्क हु ट्रांसफॉर्म्ड उत्तर प्रदेश, द मॉन्क हु ट्रांसफॉर्म्ड उत्तर प्रदेश, शांतनु गुप्ता की पुस्तक है, योगी से रिलेटेड है। ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड, ये अनुराधा रॉय की पुस्तक है। ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड, अनुराधा रॉय की पुस्तक है, ठीक है। तो यहाँ से आपका जो है जितना भी संक्षिप्तियों से जुड़ा हुआ पोर्शन था वो समाप्त हो जाता है। सिर्फ आपका इकोनॉमी बड़ा है, इकोनॉमी से जुड़े हुए, आर्थिकी से जुड़े हुए जो करंट अफेयर वो बचे हैं उसको मैं 2 वीडियोस में कंप्लीट करा दूंगा। अपना रिवीजन अच्छे तरीके से करते रहिएगा और 3 से 4 बार जो चीज़ें मैगजीन में दे रखी हैं उनको कंप्लीट आपको करना है, रिवाइज करना है। फरवरी का जो करंट अफेयर है वो मैं आपको अलग से यहाँ से प्रोवाइड करा दूंगा, तो फरवरी के बारे में भी चिंता करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आशा करता हूँ आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। सेशन अगर अच्छा लगता है तो अपने सुझाव
अपने विचार जो है कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे फिर एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, टेक केयर।